Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. जी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो डॉन न्यूज़पेपर है टुडे का उसके एडिटोरियल का एनालिसिस और प्रैक्टिस में हमारा फोकस रहेगा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। ऐसे पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं उन पर, और इसके साथ साथ आपकी जो है क्रिटिकल अप्रोच जो है उसकी डेवलपमेंट की जाएगी और साथ साथ आर्गूमेंट बिल्डिंग जो है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड टुडे इज 19th of January 2024। लेक्चर शुरू करने से पहले आप एक ओवरव्यू ले लें कि इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर ये सारी स्लाइड्स आपको एक दफ़ा मैं दिखा दूं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपने इस टुडे लेक्चर के अंदर। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें दी गई हैं विद मैप्स, इसको हम आपके साथ जो है एनालिसिस करेंगे इनको यूज़ करते हुए। तो ये सारे का सारा एक दफ़ा आप ओवरव्यू देख लें, देन हम जो है इसको शुरू करते हैं और उसके बाद हम इसको जिस तरह डेली जो है इसके ऊपर हम इसको एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उसी तरीके से हम इसका एनालिसिस करेंगे और आपको जो है इंशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेगी। जी फर्स्ट ये है कि इस लेक्चर के अंदर जो है आप डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन एडिटोरियल्स का 1 2 3, इन 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। ये ओपिनियन वाला सेक्शन है, इसके बाद इसका लेक्चर भी डिलीवर किया जाएगा। इसके अंदर 4 ओपिनियन होते हैं, बस इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो 2023 के तकरीबन 100 प्लस ओपिनियन जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, बल्कि 3 महीने के ओपिनियंस जो हैं वो डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए बेहतर है तो आप जो है इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और प्राइस इसकी वेरी मच लो है, एक न्यूज़पेपर से भी कम है। हम इस एक महीने के अंदर तकरीबन जो है 100 प्लस टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करते हैं इस ओपिनियन के थ्रू, क्योंकि डेली के 4 हो जाते हैं तो संडे निकाल के तकरीबन 100 प्लस जो है मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर उनको डिस्कस किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो आपको ऐसे के अंदर हेल्पफुल रहेगा। जी और इसमें यह भी है कि जिन स्टूडेंट ने 1 या 2 अटेम्प्ट्स ली हुई हैं उनको इसकी अहमियत का ज़्यादा पता है, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो अभी नए आए हैं मार्केट के अंदर, जो अभी नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, लेकिन जो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनको पता है कि ये जो ओपिनियंस हैं इनकी वैल्यू क्या है। बहरहाल पीडीएफ लिंक जो है इस टुडे लेक्चर का और न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 एडिटोरियल्स हैं, इनकी हम जो है टाइमलाइन बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली पूछ सकते हैं। टुडे क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान के साथ हमारा चल रहा है अभी जो सूरत हाल है और उसके ऊपर एडिटोरियल भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो एडिटोरियल हो उससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन भी पूछा जाए। कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक अपना जरूर देना है। जी फर्स्ट जो आपका एडिटोरियल है वो है बायलेटरल ब्रेकडाउन। इसके अंदर वो क्या बात डिस्कस करेगा, अगर मैं इस सारे के सारे का क्रक्स आपको बताना चाहूँ कि इस एडिटोरियल के अंदर वो कहना क्या चाहता है, तो वो ये वाली पिक्चर जो है ये आपको सारे का सारा एक्सप्लेन कर देती है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो सूरत हाल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट दैट पिक्चर एक्सप्लेन द होल सिनेरियो कि पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो इस वक्त ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के, पहले ईरान ने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर, उसके बाद अब पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में उनकी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया है। और कहा यह गया है कि जो मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन एरियाज के अंदर हैं, तो हम इसको हिट कर रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो अभी राइट नो जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो दैट इज़ द होल डिस्कशन जो कि हमारी इस एडिटोरियल के अंदर रहेगी। तो इसके अंदर क्या है, अब हम जाते हैं और इसको एनालाइज करते हैं और उसके अंदर हमारे पेपर पर्सपेक्टिव में अल्टीमेटली आपका पाकिस्तान अफेयर का जो आपका करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स हैं उसके अंदर जो आपका पाकिस्तान ईरान रिलेशंस, पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स, तो ये इसकी करंट सूरत हाल आपके सामने है उस टॉपिक की। हुआ क्या है जी, क्रक्स ये कहता है कि ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के जो है पंजगर डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान का है वहां पर, और कहा हम टेररिस्ट पर हमने अटैक किया। तो पाकिस्तान ने उसके रिएक्शन में क्या किया, ऑपरेशन मर्गबार जो है समाचार उसको लॉन्च किया और जो सरवान है ईरान का एरिया वहां पर अटैक किया। और पाकिस्तान ने भी यही कहा कि हमने भी टेररिस्ट के ऊपर ही अटैक किया है।
तो राइट नो ये सिचुएशन है जी। तो जी शुरू करते हैं जी। अब पहले वो बताता है कि इस मजाइल एक दूसरे के ऊपर छोड़ने से पहले की सूरत हाल क्या थी। कहता है ट्यूसडे वाले दिन ये सूरत हाल थी, मतलब एक दिन पहले ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं डेवोस के ऊपर। अब ये क्या है, ये वहां पर आपको पता है जो इकोनॉमी की है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पर इकोनॉमी की क्या हो रही है, एक आपकी फर्म है वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर ये आपस में मिलते हैं। तो वहां पर बड़े खुश खुशी आपस में मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों की नेवीज ने एक ज्वाइंट ड्रिल की है। जो पाकिस्तान की नेवी ने और ईरान की नेवी ने एक दिन पहले इससे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वहां पर क्या किया है, इन्होंने ड्रिल किया। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अब कहाँ पे, ये है जी आपकी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, एंड दैट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। और अगर इसको बड़े लेवल पर दिखाऊंगा आपको तो ये इसकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर होगी, दैट इज ये पाकिस्तान, ये ईरान, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर विच कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों ने क्या की है, जो नेवीज हैं पाकिस्तान की ईरान की, इन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की हैं एक दिन पहले। और अगले ही दिन क्या होता है, अगले दिन ईरान जो है नेक्स्ट डे क्या कर देता है, जो पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, ये वाला जी एरिया पंचगढ़, जो पाकिस्तान और अफगान इसके ईरान की, ये ईरान है और ये आपका ईरान और ये पाकिस्तान, और ये पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बलोचिस्तान का। तो यहां पर वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं ईरान वाले। और हिट किसको करते हैं, कहते हैं जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप है, हमने उसको हिट किया है जो कि पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर है। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, पाकिस्तान जो अपने एम्बेसडर वगैरह वापस बुला लेता है और उनके एम्बेसडर्स को कहता है आप लोग, ईरान के एम्बेसडर को कहता है कि आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट लेवल पे तो पाकिस्तान ये रिस्पॉन्स देता है जब उसके ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो सेकेंडरी जो है इसका जो रिएक्शन, पहले तो ये रिस्पॉन्स था, अब रिएक्शन में पाकिस्तान क्या करता है, ऑपरेशन मर्दबाड़ समाचार जो है सवरान जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान भी ऑपरेट कर देता है। और पाकिस्तान कहता है कि हमने भी क्या किया है, जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं जो ईरान के अंदर हैं उनके ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पर जो स्टोरी यही है कि इनके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो है एरियाज जो हैं वो ऐसे हैं जिसको जिस एरियाज के बारे में ये कहा जाता है कि वहां से जो है पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि बलोचिस्ट सेपरेटिस्ट जो हैं वो वहां पर ईरान वाली साइड पे रहते हैं और पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। तेहरान ये कहता है कि ये जो बलोची एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि जैश अल अदल ग्रुप जो ऑपरेट करता है, तो वो भी क्या करता है, ईरान के जो फौजी हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो ये दोनों का मौकफ है और इन दोनों के मौकफ को लेकर उन्होंने क्या किया है, अटैक किए हैं एक दूसरे के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इन दोनों को ये चाहिए था कि ये बायलेटरल जो है अप्रोच अपनाते, दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करते, तो जो इनके आपस में रिलेशन हैं वो खराब ना होते। यहाँ पर चाइना और तुर्की ने कहा है कि हम मेडिएट करवा सकते हैं, आपकी सुलह करवा देते हैं फिलहाल। तो इसके ऊपर ये डिस्कशन हो रही है कि वो सुलह करवा देते हैं। अब इसके साथ साथ एक और वो पॉइंट, ये तो होगी डिस्कशन जो खबरों में थी, जो इधर उधर थी, आपने सुनी भी होगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज पाकिस्तान के लिए वो डिस्कस करता है और वो ये कहता है कि राइट नो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और फ्यूचर में भी, तो कोई भी कंट्री जो है वो अपने नेबर्स के साथ जो है लड़ाई, हॉस्टैलिटी, दंगा फसाद जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो मुल्क है वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो इसको समझाने के लिए मैं अब आपको लगते जाता हूँ इस मैप के ऊपर। ये पॉइंट आपने बड़े अच्छे से जो है इसको सुन लेना है। ये पॉइंट आपको मल्टीपल जगह के ऊपर जो है फ्यूचर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट डिस्कशन के अंदर आपको हेल्पफुल रहेगा। अब वो पॉइंट क्या है, पाकिस्तान के इस वक्त जो है आप देख सकते हैं ये एक नेबर है चाइना, दूसरी तरफ है पाकिस्तान का नेबर इंडिया, इधर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान नेबर और यहाँ पर है ईरान। अब आपने सूरत हाल देखनी है। सूरत हाल क्या है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज कमाते हैं, पाकिस्तान 100 रुपीज कमाता है, तो पाकिस्तान को उसमें से फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो 40 रुपीज पाकिस्तान को देने पड़ते हैं अपने डिफेंस को। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40 रुपए वो अपने डिफेंस को देता है, यानी कि फौजियों को देता है, मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स लेने हैं, जो भी करना है। अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा जो है ना इस बंदे के साथ, जो इस तरफ हमारा बॉर्डर है इंडिया, इसके साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमें डर रहता है इसकी तरफ से, ये हमारा दुश्मन है, एनिमी है। ठीक है, तो 40 रुपए हमारे खर्च हो गए, इट्स ओके, यहां तक तो गेम होगी।
चाइना हमारा दोस्त है, हमारे उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो हमें इस बॉर्डर के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। एक माड़ी सी हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं चेक पोस्ट बनाई है, जो बस एक रूटीन की चेकिंग करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक हो गया, इसकी तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है, ये हमारा एक अच्छा नेबर है। अब अफगानिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अब अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया 9/11 के बाद, तो पाकिस्तान को कहा गया कि ये डुअल गेम खेल रहा है, ये तालिबान के साथ मिला हुआ है। अब क्यों पाकिस्तान तालिबान के साथ मिला हुआ है, ये रियलिटी भी है, और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि जब यहां से अमेरिका वाले जाएं तो पीछे अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट आए वो तालिबान की ही आए, क्योंकि अगर कोई और गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है हमारा ये वाला जो बॉर्डर है ये भी क्या हो जाए, इसके ऊपर भी हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक नया खर्चा जो है वो आ जाएगा। तो पाकिस्तान फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को उसने सिक्योर रखा, और अल्टीमेटली 15 अगस्त को जब तालिबान आते हैं, आई थिंक सो 2021 के अंदर, तो 15 अगस्त को जब ये आते हैं तो पाकिस्तान इसी वजह से खुश था कि अब यहाँ पर हमारे जो अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, लिहाजा ये वाला जो बॉर्डर का इशू है हमारा, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर हमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली अब हमारे तालिबान के साथ भी रिलेशंस जो हैं वो खराब हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो फिर क्या होगा, फिर जो इधर से 60 रुपए बचे थे, अब उस 60 रुपए में से आपको हो सकता है 20 रुपए इस बॉर्डर के लिए भी लगाने पड़ जाए। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ये आपके 20 बच जाएंगे। अब आ जाते हैं ईरान। ईरान हमारा दोस्त है, एक इस्लामी मुल्क है, जब से ये बना है पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ही ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर हमारे ईरान के साथ फ्यूचर में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर हमें यहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 60 रुपए थे इसमें से हो सकता है 10 रुपए हमारे इधर भी खर्च हो जाए। मैं सादा, बाकी बहुत इसकी लंबी डिबेट है लेकिन मैं सादा सादा बता रहा हूँ। स्पेशली मेरी फोकस होता है जो नए बच्चे आते हैं, जो बिगिनर्स हैं, मेरा फोकस उनके ऊपर होता है, तो मैं चीज़ों को बिल्कुल सादा समझाने की कोशिश करता हूँ, रफ लैंग्वेज, बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज है ना, उसके अंदर कोई मैं इंग्लिश की टर्म्स कम से कम यूज़ करता हूँ। तो इसलिए करता हूँ ताकि जो मेन आइडिया जो है वो कन्वे हो जाए आपको, ठीक है? तो यहाँ पर ईरान है, तो ईरान में भी जो है आपकी फिर अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपको ये बॉर्डर सिक्योरिटी करनी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर भी पैसा खर्च होगा। तो फिर यहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि 40 तो हम पहले इधर खर्च कर दिया, 20 हमने इधर खर्च कर दिया, 10 हमने इधर खर्च कर दिया, तो आपके 70 रुपीज यूज हो गए, बाकी 30 रुपीज बचे, 30 रुपीज, उससे आपने पूरे का पूरा पाकिस्तान आपने चलाना है। तो अब अगर आपके ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं जिस तरह चाइना के साथ हैं, और अगर इन फ्यूचर आपके इंडिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे हो जाएं, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि जहां पर आपके 70 रुपीज लग रहे हैं वहां पर आपके 20 रुपीज जो हैं वो खर्च हों एक नॉर्मल सी सिक्योरिटी रखने के लिए। तो आपके 80 रुपीज बच जाएंगे। 80% आप फिर क्या करेंगे, अपनी वेलफेयर के ऊपर, आपके जो पाकिस्तानी हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, जब आपके इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आप इनके साथ ट्रेड कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ आप ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे, चीजें बेचेंगे, चीजें खरीदेंगे, तो उससे भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो लिहाजा इस करंट सिनेरियो के अंदर वो यही बात आपसे करना चाह रहा है कि जनाब पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है कि दो बॉर्डर ऑफ इंडिया और अफगानिस्तान तो पहले टेंस पड़े हुए हैं, तो लिहाजा जो थर्ड बॉर्डर है ना ईरान का, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को काफी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। होप आपने ये पॉइंट आपने अपने जहन में जरूर रखना है। ये एक कह लें कि एक डिफॉल्ट एक ऐसा पॉइंट है जो कि किसी भी कंट्री के ऊपर आप इसको फिट कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान। नेबर के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप ग्रो करेंगे, अगर नेबर के साथ आपके ताल्लुकात खराब हैं या आपके नेबर में ही तबाही हो रही है तो आपके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये 9/11 के बाद अफगानिस्तान के में जो हुआ उसके जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट्स आए वो आपके सामने है। कि जंग तो अफगानिस्तान में थी लेकिन पाकिस्तान भी साथ में इकोनॉमिकली तबाह व बर्बाद हो गया। सो जी, पेपर पर्सपेक्टिव में अगर हम इसकी डिस्कशन करें इस रिलेशंस की, पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं जो कि टेररिज्म की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो अल्टीमेटली हम फिर इसको लिंक कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, यूएसए के साथ, इसराइल के साथ और चाइना के साथ भी। अब क्यों? क्योंकि ईरान जो है इस वक्त वो चाइना का तो दोस्त है,
लेकिन इसराइल का दुश्मन है, यूएसए के साथ उसकी नहीं बनती है, इंडिया के साथ उसकी बनती है, अफगानिस्तान के साथ भी बनती है। अब ईरान की इंडिया के साथ बनती है, लेकिन इंडिया की चाइना के साथ नहीं बनती। ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से जो है ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक हैं। जिस तरह से मैंने कल आपको कल के लेक्चर में जो प्रीवियस था कि फॉरेन एक्टर्स हैप्पी हैं, हैप्पी कैसे हैं वो मैंने आपको इस मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था। जो बच्चे नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कल वाला लेक्चर जरूर सुने। तो इसके अंदर मैंने आपको सारी किसी जो मिडल ईस्ट की जो ट्रेड जो है ये सेंट्रल एशियन ट्रेड का जो रूट थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था। चार बार पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया, यूएसए, ठीक है, ब्राजील और साथ में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इनके जो आपस में लिंक्स इसकी वजह से बन रहे थे, और साथ में जो गजा के अंदर वार चल रही है, तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस खराब होने में उनका क्या हाथ है, इस तरह के मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस करके बताई थी। तो जो नए बच्चे हैं वो कल वाला लेक्चर जाएं और उसको सुने, और इंशाल्लाह उसके बाद आके इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको और ज्यादा जो चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। सेकेंड एनीथिंग टू सेलिब्रेट, इकोनॉमी के बारे में कहना क्या चाहता है, कहना सादा अल्फाज में जो वो ये चाहता है, कहता है इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसमें वेलकम डेवलपमेंट हुई है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई है। ये दो काम कहता हो गए हैं और ये दोनों काम ही अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन कहता है अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये वक्ती तौर पर आपने कोई इमरजेंसी इंजेक्शन लगाए हैं और इसको बेहतर किया है, लेकिन अगर आप अभी आपकी जो इकोनॉमी है उस स्टेज पर नहीं है कि वो सारी की सारी सूरतें फ्यूचर में क्या हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये वक्ती तौर पर जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, और क्यों नहीं है ओवरऑल इकोनॉमी से बेहतर वो आपको इसके अंदर वो डिस्कस करके बताता है। तो शुरू करते हैं जी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करता है और कहता है वेलकम करते हैं हम इस डेवलपमेंट को। अब डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुई है? नंबर 1 पे हुआ है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, और नंबर 2 के आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है। तो पहले तो ये दो टर्म्स आप समझ लीजिए बेसिकली है क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या बेसिकली। तो पहले तो करंट अकाउंट देख लें। करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है सादा अल्फाज के अंदर? करंट अकाउंट ये होता है डेफिसिट, ये एक मुल्क है, जैसे नेशन है, नेशंस हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये मैथ वालों को पता है, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये होता है लेस देन का। ठीक है, अब बात क्या है, कहना क्या चाहता है देखें जी। एक है इंपोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। आप 100 रुपए की चीज जो है इंपोर्ट करते हैं और 100 की एक्सपोर्ट करते हैं तो काम हो गया आपका बराबर। लेकिन अगर अब पाकिस्तान क्या कर रहा था कि 200 रुपए की चीज जो है वो इंपोर्ट कर रहा था और 150 रुपए की एक्सपोर्ट कर रहा था, तो ये क्या है? ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। 50 रुपए की चीजें आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये कम हुआ है, जहां पर पहले पाकिस्तान जो कर रहा था 200 रुपीज की इंपोर्ट कर रहा था, अब वो 180 रुपीज की कर रहा है, और जहां पर एक्सपोर्ट 150 की कर रहा था वो आप बेशक 150 ही रहने दें या उसको आप 160 कर लें। तो ये है क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट। इसको बोला जाता है कि ये श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, कि जितने की आप इंपोर्ट करते हैं उससे अगर उससे कम जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जितने आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट आप ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट आप कम करते हैं, तो इसको कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान में ये श्रिंक हुआ है, कम हुआ है। कम होने से मुराद ये क्या है कि आपकी आपने या तो इंपोर्ट्स कम कर दी हैं या फिर अपनी एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा दी हैं, तो दैट इज द सेम थिंग। ठीक हो गया। तो ये है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का पाकिस्तान के अंदर जो एक कंसेप्ट जो है, ये जनरल सबके लिए। दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट, तो वो क्या होता है कि एक मुल्क है और दूसरा मुल्क है, इस मुल्क से एक बंदा उठता है और जाकर इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगा देता है, पैसे खर्च कर देता है, इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली जब दूसरे मुल्क से आएगा तो फिर डॉलर लेकर आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें थी। अब वो इस दो चीजों को वो बताता कैसे है कि ये डेवलपमेंट कैसे हुई है, तो कहता है कि इकोनॉमिक डाटा आया है फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2024 का। ठीक है, पहला जो हाफ फिस्कल ईयर था ना, आपको पता है जो फिस्कल ईयर है वो जुलाई यकम से शुरू होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है नया फिस्कल ईयर। तो पहला जो था वो आपका 1 जुलाई से लेकर 2023 से लेकर जो आपका दिसंबर तक रहा, 6 महीने का। तो उसके अंदर कहता है जो डाटा आया है स्टेट बैंक ने जो पब्लिश किया है, उसने ये बताया है कि जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हुआ है इतने मिलियन का लास्ट मंथ से, फॉर द सेकंड, यानी कि वो बेहतर हुआ है। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अल्टीमेटली उससे क्या हो गया? कम हो गया। साथ में कहता है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जंप हुई है 35% टू इतने पे फ्रॉम इतने से इन द सेम पीरियड,
यानी कि पहले इतनी थी और फिर इतनी बढ़ गई है, मतलब कि 35% उसने जंप लिया। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को बेशक आप याद ना करें, ये डेली बेसिस के ऊपर चेंज होते रहते हैं। अगली रिपोर्ट 2 महीने बाद आएगी तो उसमें ये और होगा, ठीक है। तो लेकिन करंट जो पिछले 6 महीने का उन्होंने आपको दिया है, उसके अंदर 2 चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसने कहा है पॉजिटिव में आई हैं। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था आपका वो कम हो गया है, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है, ठीक हो गया। तो ये इस डाटे जो स्टेट बैंक ने पब्लिश किया है उसके मुताबिक उसने आपको बता दिया है। लेकिन आगे वो कहता है कि ये हुआ कैसे, कैसे अचीव कैसे ये हो गया। तो इसमें वो बताता है कि ये असल में बेसिकली टेम्पोरली जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए थे ना, उसकी वजह से हुआ। जैसे आपने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपने जो है रेवेन्यू जनरेट किया, रेमिटेंस जो बाहर हमारे बहन भाई बैठे हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर ओवरसीज, उन्होंने पैसा भेजा और साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई। तो ये 3-4 काम करने से क्या हुआ, आपकी ये जो एक अभी आपको थोड़ी सी जो बेहतरी नजर आ रही है इस वजह से हुई है। लेकिन फिर साथ ही वो अगले पैरे में कहता है कि आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो ग्रोथ आपके सामने इकोनॉमी की, ये ग्रोथ ही है ना बेसिकली, जो आपकी 2 चीजें हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई है, ठीक है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो कम हो गया, तो ये बेसिकली ग्रोथ इसी को ही तो कहते हैं। तो कहता है ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। कैसे सस्टेनेबल नहीं है, उसके लिए वो ये बताता है कि क्यों आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्यों ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। तो उसमें आपको बताता है कि जब आपकी एक्सपोर्ट की पाकिस्तान की, ये सारी इकोनॉमी की बातें हैं, ये आप इकोनॉमी में लिख सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं, जहां मर्जी आप लिख लें। एक्सपोर्ट जो वो कहता है स्टैग्नेट हो गई है, यानी कि एक जगह पे रुक गई है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है ना। और आप जो है रिलायंस कर रहे हैं सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर, सिर्फ एक ही टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है आपके पास, और कोई है ही नहीं। तो एक चीज तो ये है, इसलिए आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो कहता है उन्होंने जो कॉन्फिडेंस था ना थोड़ा बहुत उनके पास पाकिस्तान में, वो लूज कर चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो नहीं आना चाह रहे। नंबर 3 वो लोकल इन्वेस्टर्स की बात करता है तो कहता है लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करते जब तक उनको सब्सिडीज वगैरह ना दी जाए। रेमिटेंस की बात करता है तो कहता है वो भी कम होना शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, जो बाहर से लोग पैसे भेजते। तो उसकी वजह एक और भी है कि पहले लोग सिर्फ पैसा भेजते थे, अब लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि वहां पर ही प्रॉपर्टीज बनानी शुरू कर दी हैं, अपनी फैमिलीज को दूसरे कंट्री अब्रॉड ही वो बनाना शुरू हो गए हैं। तो पहले तो यहाँ पर ही वो सारा कुछ बनाते थे ना, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज भी हो गया है। पॉवर्टी की वो बात करता है, गुर्बत की, तो कहता है ये बढ़ती जा रही है जैसे, और इसी की तरह से फूड इनसिक्योरिटी भी का मसला बन रहा है। पॉपुलेशन की जब वो बात करता है तो कहता है ये भी बढ़ती ही जा रही है, और गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है कि लोगों को एजुकेशन दे सके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कर सके, या फिर हेल्थ की फैसिलिटीज दे सके। तो इस सारे सिनेरियो से फिर हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्रोथ अभी करंटली हमको मिली है ना, ये वक्ती तौर पर मिली है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, सस्टेनेबल नहीं है। और इस सारे का सारा वो कहता है कि ऐसा क्यों है, जो पीछे ये सारी मैंने आपको बताई हैं प्रॉब्लम्स, ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो लीड क्लास है ना, जो हमें रूल करती है, जो अमीर क्लास हमें रूल करती है, वो रेंट सीकिंग है। रेंट सीकिंग क्या होता है कि एक चीज बना दी आपने, जिस तरह उसको रेंट पे दे दिया और वहां से पैसे आप ले रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं करना चाहते, आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। और नॉट इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान फ्यूचर, क्योंकि जो आपकी ये लीड है वो रेंट सीकिंग जहन की जहन उसका है, बस पैसे वो खींचते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते जिससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रोथ हो सके। तो ये थी इकोनॉमी की पिक्चर जो उसने आपके साथ इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस की। अगर इसको मैं पेपर पर्सपेक्टिव में कंक्लूड करूं तो उसने आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की प्रेजेंट एक स्केच, जो आपके जो 6 महीने का डाटा था पिछले का, वो सारा एनालाइज करके आपको एक प्रेजेंट स्केच दे दिया। और उसके साथ साथ उसने आपको फ्यूचर की पिक्चर भी दिखा दी कि आपकी इकोनॉमी फ्यूचर में जो है अभी सस्टेनेबल नहीं है, इतनी स्टेबल नहीं है। सो दैट इज द होल विच ही डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। आगे है जी फेसिंग वाइट वॉश। वाइट वॉश होता है बिल्कुल सफाया कर देना, तो ये क्रिकेट की इसके अंदर बात करता है। और क्रिकेट में ये होता है कि स्पोर्ट्स की बात है, शहीन जो है, शहीन शाह अफरीदी जो आपका पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है, तो वो कहता है कि वो गए हैं आई थिंक सो न्यूजीलैंड, तो वहां पर सारे मैच जो वो हार गए हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड कप के बारे में आई थिंक सो ये T20 तो पीछे हो गया था 2023 के अंदर। आई थिंक सो ये जो वनडे मैच है 50 ओवर्स वाला, ये उसकी बात करेगा। तो यूएसए और कैरिबियन जो एरियाज है वहां पर होने जा रहा है जून के अंदर, तो इसके ऊपर वो बात करता है, ठीक है। तो यही बात से एक दो पॉइंट थे कि आपको पता होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप है जो आपको 50 ओवर्स का होता है, वनडे जिसको हम बोलते हैं, वो यूएसए और कैरिबियन के जो एरिया है वहां पर होने जा रहा है। और स्पोर्ट्स वगैरह जो है ये ही इसके अंदर था, 2-3 चीजें जो उसने डिस्कस की। बाकी पेपर पर्सपेक्टिव में इसके अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि उसने पर्सनालिटीज को डिस्कस किया।
हाँ, पेपर में अगर इसको मैं लेके जाऊँ, तो स्पोर्ट्स, जैसे हम अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक हेल्थी एक्टिविटी है। सोसाइटी आपकी सेहतमंद रहती है इससे, और सबसे बड़ी बात जो है, ये काउंटर करती है क्राइम्स को और इलीगल एक्टिविटीज को। जब आपकी सोसाइटी में ये स्पोर्ट्स का ट्रेंड होगा, तो जो आपके यंग पीपल हैं, जो पाकिस्तान एक ज़ाहिर यंगस्टर की सोसाइटी है, तो उनकी अटेंशन जो है ये उसको डाइवर्ट कर देता है। उसकी जो एनर्जी है वो स्पोर्ट्स की तरफ अगर चली जाती है, तो वो कई इलीगल एक्टिविटीज से, क्राइम से वो बच जाते हैं, क्योंकि उनको एक टाइम गुजारने के लिए एक हेल्थी एक्टिविटी मिल जाती है। तो ये स्पोर्ट्स के एक पॉजिटिव चीज़ है किसी भी सोसाइटी के लिए। और उसके साथ साथ अगर ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल वर्ल्ड है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये आप आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते। देखें ना, पाकिस्तान जाता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का फिर ये किस मुल्क की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, तो इस तरह से जो है आपका नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है। तो जस्ट लाइक दिस, अब जैसे गजा के अंदर हुआ, आपने देखा, तो गजा की जो वार थी उसको आपने देखा फुटबॉल स्टेडियम्स के अंदर, क्रिकेट स्टेडियम्स के अंदर खिलाड़ियों ने गजा वालों के साथ क्या किया, यकजहती का मुजाहरा किया। वहां पर उनके जो है वो लेकर गए, क्या उसको पता है, फ्लैग्स वगैरह लेकर गए, कैमरे के सामने आए। तो जस्ट लाइक दिस आप इसको भी ट्विस्ट कर सकते हैं और अपने पर्पस के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप पेपर में बैठे होते हैं, तो आपने वो नहीं लिखना होता जो आपको आता है। आपने वो लिखना होता है जो एग्ज़ामिनर की डिमांड है। एग्ज़ामिनर की डिमांड को आपने पहले फ़ोकस करना है कि व्हाट इज़ दिस? उसने क्या पूछा है? आप उस जो एग्ज़ामिनर ने पूछा है, अगर आप उसको दे देंगे, तो जो आपको चाहिए वो आपको दे देगा, और आपको क्या चाहिए? मार्क्स। लेकिन अगर आप एग्जामिनर को वो देते हैं जो उसे नहीं चाहिए, यानी कि वो वाला डाटा देते हैं जो आपको आता है और उसे नहीं चाहिए, तो फिर वो आपको मार्क्स नहीं देता। तो यही एक सिंपलेस्ट अप्रोच है किसी भी पेपर के, कि ये देखें कि ये एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आप देख लें। कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या मांगा है, ये देना है आपने। और अगर आप वो देने में कामयाब होगे और एग्जामिनर तक आप कन्वे करने में कामयाब होगे, उसके लिए बेशक आपको ग्राफ्स बनाने पड़े, बेशक उसको मैप्स बनाने पड़े। ये मैं आम पेपर्स की बात कर रहा हूँ, जो आप ऐसे की बात नहीं कर रहे। ऐसे के अंदर नहीं, आप ऐसे के अंदर आप अपने राइटिंग स्किल्स के थ्रू चीज को एलैबोरेट करना होता है। तो अल्टीमेट क्रक्स ये है कि एग्जामिनर की क्या डिमांड है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है जी। सो जी, ये था टुडे आपका एडिटोरियल्स का लेक्चर। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।